रॉड के थ्रो कैसा था, सेम आपने लिया था, ठीक। बट जो पोटेंशियल डिफरेंस होता था वो वैल्यू हमारा क्या होता था, सारे के थ्रो जो टोटल पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ड्रॉप, उन सभी का सम एक्सटर्नल पोटेंशियल सोर्स का जो है उसके बराबर होता था, ठीक। क्या हो गया जी? जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल यानी कि जो हम लोग यहाँ पोटेंशियल की जगह पर क्या टेम्परेचर डिफरेंस की बात करेंगे, जैसे वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस करते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल का तो टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंस होगा। अच्छा, बड़े दिनों बाद कुछ चेहरे नजर आ रहे हैं, खड़े हो जाओ दोनों में से, कहाँ थे? बारात बात कर रहे थे क्या? कब आए थे? रोज आते थे? दिखे तो नहीं थे यार। अच्छा, घर से आते थे या रास्ते में रह जाते थे? बैठो, रेगुलर आएगा तभी सीख पाओगे बेटा। चलिए देखिए, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से जब दिखाएंगे बेटा, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लास्ट दिखा तो कहाँ तक किया था, ऐसा कुछ छोटा तो नहीं है? कंडक्टिविटी वगैरह नहीं हुआ था? नहीं शायद हुआ था यार। एक काम कर लीजिए बेटा, वहां पे आपने थर्मल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आपने कर लिया था, थर्मल रेजिस्टेंस आपने इक्विवेलेंट कर लिया था। क्या लिखा था बेटा? R1 प्लस R2 प्लस R3। उसी में नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिएगा, अभी उसमें थोड़ा बचा हुआ है बेटा। आपने करंट की, हीट करंट की वैल्यू, थर्मल का क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने कर लिया था। नेक्स्ट उसी में सब हेडिंग कर लो बेटा। आर की वैल्यू सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लिया था। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी करना था। क्या लिखा है, हेडिंग कुछ किया है? हेडिंग कर लीजिए। तो पहला लेवल रोक दीजिए बेटा, अभी वो नहीं हुआ था आपका, थर्मल कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट नहीं निकाला था, केवल रेजिस्टेंस तक ही हुआ था। तो लिख लीजिएगा इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी बेटा, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट थर्मल कनेक्टिविटी। देखो, जब हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट थर्मल कनेक्टिविटी की बेटा, तो उस केस में अगर रेजिस्टेंसेस को आपने कनेक्ट किया है, इसमें रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया था, तो यहाँ पे पहले इसको कर लीजिए बेटा, तो उसके बाद इसको करिएगा। इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक, ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने रॉड्स को यानी मेटालिक स्लैब को कनेक्ट किया है, तो उस केस में इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करेंगे? देखो, हम लोगों ने लिखा था बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आर की वैल्यू, जैसे मान लो आपने स्लैब अलग अलग लिया था, वाले अलग हैं, ऐसे ऐसे डाट डाट हमने कर लिया। सब उधर ऐसे ऐसे एन स्लैब्स आपके थे, L1 L2 Ln, ठीक, एन स्लैब थे, Ln था। एरिया सभी का हम लोगों ने ए लिया था बेटा, इसका K1 है, थर्मल कंडक्टिविटी K2 है, डाट 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 आप इसको ले लो, Kn है, K1 K2 K3। एरिया आपका सेक्शन सीरीज का आपका सेम होता था। रेजिस्टेंस हम लोगों ने निकाला था R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक, प्लस डाट 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 Rn। तो R की वैल्यू जो था, R सीरीज की वैल्यू हम लोगों ने लिया था R1 प्लस R2 प्लस R3। जिस तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, सेम उसी पैटर्न पे आपने यहाँ पे भी फॉलो होता है रेजिस्टेंस की वैल्यू, ठीक। इसे यहाँ पे टर्म देते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं हम लोग, जब किसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे हीट का फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से जो करंट होगा उसे हीट करंट कहेंगे, और जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा हीट करंट के फ्लो का वो अपोज करने के लिए, उसे हम लोग क्या लेते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। तो आर की वैल्यू जब लिखेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस क्या हो गया, R3, ऐसे ऐसे जितने भी रहेंगे सारे को हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। अब कंडीशन क्या बनना है, आर के लिए आपने कल फार्मूला देखो, जितने लोग रहे होंगे लास्ट लेक्चर में, कितने लोग थे लास्ट पीरियड में बेटा, लास्ट पीरियड में कितने लोग थे और कितने लोग गायब थे? गाय वालों को उल्टा लटका दिया जाए, हाँ, रोज छुट्टी मारते हैं सब, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, जो थर्मल रेजिस्टेंस की बात होती थी बेटा, वहां पे लिखा था R इक्वल टू L अपॉन K इंटू A, था ना,
तो यहाँ पे जब हम लोग बेटा इक्विवेलेंट मानेंगे तो टोटल लेंथ जो होगा, टोटल L1 प्लस L2 डॉट 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 ये Ln तक है। कहाँ तक है आपका Ln? तो टोटल लेंथ जो आपका होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में वो होगा L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 Ln अपान एरिया सभी का। सीरीज कॉम्बिनेशन में एरिया सेम सेम रहता है, पैरेलल में लेंथ सेम लेंगे, यहाँ पे एरिया सेम लेंगे, तो एरिया की वैल्यू सबके लिए सेम होगा। तो सपोज दैट के इक्विवेलेंट की वैल्यू KS कर लो इनटू क्या A के बराबर है। अब इन्हीं का इंडिविजुअली रख के हम लोग सभी का क्या करेंगे, सम करेंगे। तो इसमें जब रखोगे बेटा तो इसके लिए हम लोग R इक्वल टू होता है L अपान K इंटू A, तो L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 Ln अपान K की वैल्यू K सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट हमने KS ले लिया इंटू एरिया सभी का सेम है तो वही रह जाएगा। अब इनके इंडिविजुअल के लिए लिखेंगे तो L1 अपान K1 इंटू A प्लस L2 अपान K2 इंटू A प्लस L3 अपान K3 इंटू A प्लस डॉट 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 Ln अपान बेटा Kn इंटू क्या होगा A। देखो इन सभी में A हमारा फैक्टर क्या है, कॉमन है। A की वैल्यू क्या है आपका, कॉमन है। तो A की वैल्यू कॉमन है, दोनों साइड से इधर से कॉमन होके दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट 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 Ln। A की वैल्यू कॉमन करके हम कैंसिल कर लेंगे बेटा, तो बचेगा L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट डॉट Ln अपान कितना KS कॉम्बिनेशन का, इधर L1 अपान K1 प्लस L2 बाई K2 प्लस L3 अपान K3 डॉट 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 Ln अपान कितना हो जाएगा, Kn हो जाएगा। अब हमें KS चाहिए इक्विवेलेंट, तो KS को एक साइड में कर लो, KS इधर जाएगा तो ये फैक्टर बाई में आ जाएगा बेटा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस Ln अपान Ln बाई K1 प्लस L2 बाई K2, एक K2 है बेटा, समझ जाएंगे ना, L3 अपान K3 Ln अपान Kn। एक जनरल फार्मूला हमारा बन गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अगर लेंथ सभी के हमारे डिफरेंट डिफरेंट हो ठीक, तो उस कंडीशन में यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। यही बोला जाता है अगर सारे जो स्लैब्स है उनकी लेंथ सेम सेम हो, अगर आइडेंटिकल हैं और n स्लैब को आपने क्या किया है, कनेक्ट किया है, अगर ऐसे ऐसे n स्लैब्स को कनेक्ट किया और सारे की लेंथ हमारे बराबर है ठीक, इफ लेंथ आप अब इतना नोट कर लीजिए, कहाँ तक लिखा था कुछ सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या लिखा है आपने, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी लिख लीजिएगा, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी लिखो एक लाइन, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ मेटेलिक बार्स इज ऑब्टेन्ड एज। जो लोग नहीं लास्ट में थे लोग डायग्राम बना लेंगे, जो लोग लास्ट में थे तो डायग्राम की उनको जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ऐसे दिखा दो। मेटेलिक बार बेटा, बार मतलब स्लैब, टुकड़े, रॉड, जो भी लिख लो, मेटेलिक बार हो गया। अब बना के नोट कर लीजिए, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये क्या है आपका इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस कहो, यहाँ पे इक्विवेलेंट, यहाँ पे हम लोग टर्म यूज करेंगे थर्मल रेजिस्टेंस। हो गया, ये तो
ये तो कंडीशन आपका हो गया, यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं। तो इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई Ks की वैल्यू L1 प्लस L2 प्लस L3 डॉट डॉट Ln अपान सभी का क्या L1 अपान KL बाई K करके सभी का रेशियो निकाल लेते हैं। बट अगर आपको जो रेजिस्टेंसेज है बेटा, जो हमारे क्या है रेजिस्टेंस है, जो स्लैब या बार आपने कनेक्ट किया उनकी लेंथ बराबर बराबर हो, अगर सारे के लेंथ कैसे हो सेम सेम हो, तो कंडीशन बनता है इफ लेंथ ऑफ ईच बार, बार लिखा है बेटा, ऑफ ईच बार इज सेम। ठीक, अरे यार, लेंथ ऑफ ईच बार इज सेम। चलो बेटा, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, लेंथ ऑफ ईच बार इज सेम, जब सेम लेंगे ना तो Ks की जो वैल्यू मिलेगी हमें, किसकी वैल्यू, Ks की जो वैल्यू मिल जाएगी, देखो Ks L की वैल्यू सारा सेम हो गया। ठीक, तो ऐसे ऐसे n स्लैब को जोड़ा है तो इसे हम NEL लिख सकते हैं बेटा। अगर एक स्लैब की लेंथ L है और ऐसे ऐसे n स्लैब जो आपने कनेक्ट किया है, तो टोटल लेंथ जो आपका होगा वो NEL के बराबर होगा। और नीचे L कॉमन हो जाएगा, नीचे क्या होगा, L कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस डॉट डॉट 1/Kn होगा ना, दिस इज कैंसिल, L क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इन कंडीशन में ऊपर बचा n। बेटा इन सब का अगर एक तो तरीका है हम सीधा ऐसे रख लेते हैं, दूसरा तरीका होता है कि हम लोग इसका क्या ले लें, LCM ले लें। लेकिन जब मल्टीपल फ्रेगमेंट होते तो LCM लेने बहुत और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे आपके 2 हैं तो हम लोग LCM ले लेते हैं, या 3 तक है तब भी ले लेते हैं। बट अगर n स्लैब्स है, इनके LCM लेंगे तो उसमें फिर सारे से डिवाइड करना पड़ेगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो उस केस में हम लोग LCM यूज नहीं करते हैं। ठीक, तो उस केस में आप LCM यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे कंडीशन आएगा कितना, 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस डॉट डॉट 1/Kn हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपका होता है यहाँ से सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए। बेटा यहीं पे हम थोड़ा सा अगर हमारे 2 स्लैब हैं बेटा, कैसे हैं, ये क्या हो गया यार इसमें,
ये भी हैंग करना शुरू हुआ बेटा। देखो ये आपके n स्लैब थे, ठीक। अगले है पार्ट 2 स्लैब्स। तो अब बार लिखा तो बार लिख लीजिए। पार्ट 2 बार्स ऑफ इक्वल लेंथ। अगर दो ही बार हैं बेटा, उनके लेंथ इक्वल इक्वल है, इस फार्मूले में आप रखोगे ना तो Ks की वैल्यू हो जाएगी। देखो ये 2 हो गया 1/K1 प्लस कितना अपान K2। इनका एलसीएम लेंगे तो K1 K2 होगा, ठीक। यहाँ बचा K1 प्लस K2 और ये K1 K2 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो Ks की वैल्यू आ जाएगी 2 K1 K2 अपान K1 प्लस K2। मतलब अगर दो स्लैब हैं, ठीक, और उनको सीरीज में आपने कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट जो कंडक्टिविटी आपकी होगी वो 2 K1 K2 अपान K1 प्लस K2 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक। अब नोट कर लीजिए अगर दो स्लैब्स की बात करते हैं तो। जल्दी करिए। और अभी जो पोर्शन चल रहा है बेटा थोड़ा सा रेगुलर रहिए, नहीं तो एक तो बोर्ड में भी बहुत कुछ डिस्कस होता नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग के चैप्टर चलते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं सब, ठीक है। तो इसलिए फिर वो पल्ले नहीं पड़ेगा। अब 2 दिन के बाद तीसरे दिन पहुंचेंगे, फिर 3 दिन के बाद 5वें दिन पहुंचेंगे, तो फिर वो आएगा नहीं। और कोई भी जो कंपटीशन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो इतना आसान कोई भी है नहीं, क्यों पांडे जी? आजकल बारात जात लग रहा है ज्यादा करना शुरू कर दिया है। हाँ कहाँ चले गए थे, ठीक। हो गया। एक तो कंडीशन ये बनता है बेटा इक्विवेलेंट क्या होगा। दूसरा केस जो सबसे ज्यादा इससे पूछा जाता है कॉम्बिनेशन पे सीरीज में, जो इंटरफेस होगा ना उसका टेम्परेचर क्या होगा। इंटरफेस का मतलब जैसा 2 पेन दो बेटा, 2-3 पेन दीजिए, एक और दे दो, दूसरा कलर दो। ये मान लो ऐसे है ना, डिफरेंट स्लैब्स को हमने कनेक्ट कर दिया, तो बोला जाता है टर्मिनल्स के टेम्परेचर आपको दे देंगे, फ्री एंड का दिया रहेगा। ये बीच का जो इंटरफेस होता है ना, इंटरफेस के टेम्परेचर आपको पूछे जाते हैं। जैसे मान लो 2 ही हमने ले लिया, अगर आपको एक टर्मिनल का θ1 है, दूसरे का θ2 है, यानी तो फ्री एंड जो है उसका θ1 θ2 है, इस जहाँ पे दोनों एक दूसरे से ज्वाइन का हो रहे हैं, ठीक है, जंक्शन जो आपका मिल रहा है, इस पर अगर पूछा जाए इसका टेम्परेचर θ ये गिवन रहेगा, इसकी वैल्यू हमें पूछी जाएगी। ऐसे मल्टीपल स्लैब के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यूज आता है जब हम लोग दिखाते 2 स्लैब के लिए पूछा जाता है अपने लेवल पे। जब IT एडवांस हुआ करता तो 3-4 स्लैब भी बना देते थे वो, ठीक। तो पहले इनको निकालो, पहला निकालो जंक्शन, फिर अगला निकालो, फिर अगला निकालो, तो इस तरह से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनता था। लेकिन जब वो भी जब रिटर्न की कंडीशन बनती थी तब उस टाइम पे, ठीक। अभी कंडीशन क्या होता है, 2 स्लैब का ही पूछा जाता है बेटा कि 2 स्लैब के फ्री एंड का दिया रहेगा, और जो जंक्शन पॉइंट है आपके वहां पे पूछे जाते हैं उनका टेम्परेचर क्या होगा। तो नेक्स्ट सब हेडिंग करिएगा, अगले हेडिंग कर लीजिए बेटा, टेम्परेचर ऑफ, उससे कोई इंटरफेस कह लेते हैं, ठीक। टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस ऑफ कंपोजिट बार, टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस ऑफ कंपोजिट बार। टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस ऑफ कंपोजिट बार, टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस ऑफ कंपोजिट बार। जो कंपोजिट बार है उसके इंटरफेस का टेम्परेचर क्या होगा उसके बेस में हमें निकालना होता है। अगर 2 स्लैब हैं बेटा, कैसे हैं, 2 मेटेलिक स्लैब हैं, उनको दोनों को आप ज्वाइन करते हैं, तो जो कंपोजिट बार होगा उसका टेम्परेचर कितना होगा। फ्री एंड का मान लो एक का θ1 है, दूसरा का θ2 है, लेंथ आपने L1 L2 ले लिया, और जो आपके क्या उसके कंडक्टिविटी है वो K1 एंड K2 है। ऐसे बना लीजिए। इसका K1 K2 है, लेंथ L1 एंड L2 है, एरिया बेटा यहाँ सेम रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम लेंगे, ठीक। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है,
जो फ्री एंड है इनके टेम्परेचर सपोज इधर का θ1 है, इधर का θ2 है, इंटरफेस मतलब जहाँ दोनों जुड़ रहे हैं यहाँ का टेम्परेचर आपका थीटा है। तो उस थीटा की वैल्यू निकालनी होती है। किसकी वैल्यू? जो बीच में जहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है बेटा उसका टेम्परेचर कितना होगा वो वैल्यू आपको पूछा जाता है। तो अभी पीछे आपको डिस्कस किया गया था कि जो हीट यानी कि जो करंट फ्लो करेगा, हीट करंट फ्लो करेगा वो सभी के थ्रू क्या रहेगा, सीरीज में क्या रहेगा, सेम या डिफरेंस? सेम रहेगा। करंट की वैल्यू सीरीज में चाहे वो इलेक्ट्रिक करंट हो चाहे हीट करंट हो बेटा, करंट उसकी वैल्यू जो सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम रहता है। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि आई की वैल्यू यानी एच से दिखाते हैं हीट करंट को, तो उसकी वैल्यू दोनों के लिए सेम होगा और उसकी वैल्यू क्यू बाई टी होता है, जो अमाउंट ऑफ हीट फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम। तो दोनों की जब सेम रहेगा बेटा तो क्यू बाई टी यानी कि इसी को आप एच कह सकते हो, हीट करंट जो फ्लो हो रहा है इसकी वैल्यू सेम होगा। और अभी करंट के लिए हम लोगों ने फार्मूला क्या लिखा था, हीट करंट के लिए फार्मूला क्या लिखा था? अभी नहीं, करंट के लिए, रेजिस्टेंस नहीं, करंट के लिए पूछ रहे हैं। अच्छा, वैसे करंट का फार्मूला क्या आप पढ़ते हो? क्यू बाई टी जो होता था वो किसके इक्वल होता था? आई इक्वल टू क्यू बाई टी लेते थे ना। ठीक, तो वहां पे जब हम लोग निकालते थे पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में आप क्या कहते थे, फाइंड आउट करते थे, बी वाई आर कहते थे। तो बी की वैल्यू जो होगी यहाँ पे थीटा, जो वहां पे वी होता था यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा डेल्टा थीटा। आर की वैल्यू अभी आपने पढ़ा एल अपॉन के इंटू ये होता है, तो वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा बेटा। तो के बाई टी की जो वैल्यू होगी के वन इंटू ए θ1, ये मान लो θ1 ग्रेटर देन कितना है θ2। अगर θ1 ग्रेटर है तो करंट इधर की तरफ फ्लो करेगा, θ2 ग्रेटर होगा तो इधर की तरफ फ्लो करेगा, मतलब जिधर टेम्परेचर ज्यादा उधर से कम की तरफ। K1 माइनस कितना थीटा अपान L1, ये पहले वाले की तरह हो गया। दूसरा वाला होगा इक्वल टू K2 इंटू ए थीटा माइनस θ2 अपान L2। देखो बेटा दोनों साइड से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो रिलेशन बना K1 θ1 माइनस थीटा अपान L1 इक्वल टू K2 इंटू थीटा माइनस θ2 अपान कितना बेटा L2। जब इसको ओपन करोगे तो आए K1 θ1 माइनस K1 इंटू थीटा बाई L1, ये L1 है बेटा, दिस इज L1, यू ना पढ़ लेना। ठीक, और यहाँ पे ओपन करोगे तो K2 इंटू थीटा माइनस K2 इंटू θ2 बाई L2। जब हम लोग शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक, L को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और यहाँ से थीटा की वैल्यू को क्या ये शिफ्ट करके थीटा वाला एक साइड में कर लो और θ1 θ2 दूसरे साइड में कर लो। जब मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो आएगा K1 θ1 इंटू L2, ये L2 है, K1 θ1 इंटू L2 माइनस K1 थीटा इंटू L2 इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर होगा बेटा K2 थीटा इंटू L1 और ये माइनस हो जाएगा बेटा K2 θ2 इंटू L1। हमें थीटा फैक्टर एक साइड में लाना है, इन दोनों को एक साइड में कर लो क्योंकि थीटा हमें निकालना है। इसको इधर करोगे या इसको इधर करोगे तो ये आ जाएगा K1 थीटा L2, ये भी आपका अगर इसको इधर लिख लिया तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा K2 थीटा इंटू L1, ये उधर माइनस सारे साइड से माइनस हट जाएगा तो K1 θ1 इंटू L2 और ये बचा हमारा कितना प्लस K2 θ2 इंटू L1। यहाँ से थीटा कॉमन कर लो आप, थीटा कॉमन करोगे तो ब्रैकेट में बच क्या रहा बेटा, थीटा कॉमन अगर हम लोग करते हैं तो देखो थीटा कॉमन K1 L2 प्लस K2 L1 इक्वल टू, इनमें से कुछ कॉमन होगा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हो जाएगा K1 θ1 इंटू L2 प्लस K2 θ2 इंटू L1। यहाँ से फाइंड आउट करोगे थीटा की वैल्यू बेटा, थीटा इक्वल टू, देखो ये फैक्टर हो गया ऊपर K1 θ1 L2 प्लस K2 θ2 L1 अपान यहाँ बच रहा K1 L2 प्लस कितना K2 L1। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। ये बेटा जंक्शन पॉइंट जो होगा जहाँ दोनों स्लैब से आप जो बार आपने लिया है, जहाँ ज्वाइन कर रहे हैं एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, वहाँ का टेम्परेचर यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। दूसरा कंडीशन होता है कि अगर L1 और L2, अब कंडीशन हम लोग बनाएंगे अगर L1 L2 इक्वल हो तब क्या होगा, दूसरा K1 K2 इक्वल हो, K1 K2 तब इक्वल होगा बेटा जब सेम मटेरियल के दोनों राड बने हुए हो तो, ठीक।
तो इसका सब पॉइंट 2 हो जाएगा। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, पॉइंट भी लिखवा दे कुछ। इफ टू स्लैब्स, लिख लीजिए तो लाइन, इफ टू स्लैब्स, स्लैब कर लो, बार कर लो, ब्रैकेट कर लो बार, क्योंकि बार के टाइम में हम लोग बोले थे, आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज हैविंग लेंथ L1 L2, having length L1 L2 and thermal conductivity K1 K2 respectively, K1 K2 respectively. If temperature of their free ends are, if temperature of their free ends, temperature of their free ends, temperature of their free ends are theta 1 and theta 2, theta 1 and theta 2 respectively, theta 1 and theta 2 respectively, then temperature of interface, then temperature of interface will be obtained as, अब ऐसे बना के जल्दी से नोट कर लो बेटा, interface will be obtained as, will be obtained as, नोट कर लीजिए। आप लोगों के लिए बोल दिया जाए, पेनाल्टी लगा दिया जाएगा एब्सेंट पे, विदाउट इंफॉर्मेशन, है ना? सबसे ज्यादा तुम ही दोगे, हाँ? पार्टी नहीं, टेस्ट में जो फर्स्ट लाएगा उसको प्राइज मिलेगा, फर्स्ट 3 को, जो आपसे कलेक्ट किया जाएगा, जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको ये नाम मिलेगा, है ना? कितने लोग सेटिस्फाई हैं? हाथ उठाओ, देखो 3 लोग हाथ उठा रहे हैं, ये सब गायब वाले हैं जो हाथ नहीं उठा रहे हैं, हाँ? करना पड़ेगा, है ना? फिर आप लोग खाला का घर बना रहे हो, खाला घर जानते हो ना? हाँ, जब मर्जी आओ जाओ, दरबार अपना ही है, हाँ? से हमारे यहाँ 101 लेते हैं एक एब्सेंट पे, और गार्जियन खुद फोन करके बताता है कि सर आज बच्चा नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? विथ रीजन, ठीक, क्योंकि जानता है नहीं देंगे तो 101 का कल को देना पड़ेगा, ठीक, इसलिए वो एक बार जो देता है साल भर याद रखता है, नहीं तो ऐसे बहाना किए सर भूल गए थे, वो नहीं याद था, और एक बार पेनाल्टी देता है ना, वो साल भर उसको याद रहता है। हो गया? जैसे हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूलों में ऐसा अयोग्य टीचर नहीं है, बहुत योग्य हैं, बट लोग नहीं जाते पढ़ने। क्यों? क्योंकि कोई नियम कानून नहीं है, खाली रूल्स सर जी के लिए है, बच्चों के लिए कोई रूल नहीं है। हो गया बेटा? चलिए लिखिए। हाँ, आवाज नहीं क्लियर आ रही है। किसके जूनियर सीनियर? ना मैं जूनियर हूँ ना सीनियर हूँ यार, मेरा अपना इंस्टीट्यूट में कहीं नहीं पढ़ाता हूँ। हो गया बेटा? चलिए आगे लिखेंगे। कंडीशन, इफ L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L ले लो। अगर लेंथ आपके दोनों के कैसे हैं? सेम सेम हो, L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा? थीटा की वैल्यू देखो, L दोनों में से कॉमन होगा, ऊपर नीचे दोनों क्या हो जाएगा? L की वैल्यू कॉमन होगी, और जब ऊपर नीचे कॉमन होगा तो कंडीशन क्या बनेगा? भाई यहाँ भी L है, ये कॉमन हुआ नीचे, तो क्या L आपका कैंसिल हो जाता है। क्या होगा? L कैंसिल होगा, तो थीटा की वैल्यू आएगी K1 थीटा 1 प्लस K2 थीटा 2 अपान K1 प्लस कितना? K2, ठीक, K1 प्लस K2। श्रीवास्तव जी, श्रीवास्तव जी सुना ही नहीं पड़ रहा भैया। अरे सुनिए, क्या हुआ पैर में?
चलिए हो गया। L1 इक्वल टू क्या हो गया, L2 कंडीशन ये बनेगी। अगला कंडीशन बनता है अब अगर K1 इसको रिस्क लिया जाए, अब इसको लगता है टच करने के लिए नहीं बोल रहा है, ठीक। देखो सेकेंड कंडीशन बनेगा इफ L क्या हो जाए, L1 इक्वल टू L2 एंड K1 इक्वल टू क्या हो, K2, यानी स्लैब की लेंथ भी सेम हो और मटेरियल क्या हो, सेम मटेरियल का बना भी हो, दोनों की लेंथ भी सेम हो और सेम मटेरियल का बना हो। जब सेम मटेरियल का बना होगा तो कंडीशन क्या हो जाएगा उसका, थर्मल कनेक्टिविटी दोनों की सेम सेम रहेगी, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे रखो इस क्वेश्चन में, मान लो इसे क्वेश्चन फर्स्ट बनाया था, इसे सेकंड बना लो, तो फर्स्ट क्वेश्चन में रखोगे तो थीटा की वैल्यू आएगी। देखो के और यल सेम हो गया, दोनों कॉमन ऊपर नीचे कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, θ1 प्लस θ2 बाई, अरे यहाँ ऐड हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा बाई 2, यानी कि के एल कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा क्या θ1 प्लस θ2, नीचे बचा 1 प्लस 1 मतलब 2, तो कंडीशन बन गया θ1 प्लस θ2 मतलब उसके मीन वैल्यू के बराबर होगा। जैसे अगर आपका इस फ्रेम का टेम्परेचर 100 डिग्री है, यहाँ का टेम्परेचर अगर मान लो 20 डिग्री है, तो टोटल हो गया 120, ठीक। और यहाँ पे कंडीशन क्या बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, क्या हुआ, तो कहीं काटेगा यार, अरे θ1 के एल ऊपर कॉमन हुआ तो कॉमन हुआ, यहाँ बचा θ1 प्लस θ2, यहाँ कॉमन कर लोगे तो 2 के एल हुआ ना, तो के एल ही तो कट रहा है, लिख के बताया क्या हो गया बेटा। सी केस आपका होता है जब इक्विवेलेंट कैसे आप निकालेंगे, कंडक्टिविटी अलग अलग कंडीशंस में आपके अलग अलग हो जाते हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट आप हेडिंग करिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद रखिए क्वेश्चन को पूछे जाते हैं भैया, अगर थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह को रिलेट करता है तो यहाँ से क्वेश्चन न्यूमेरिकल डिजाइन होते हैं, ठीक। बोले नोट कर लिया ये, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप करोगे, ठीक। जब हम लोग बात करते हैं किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, किसकी बात करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जितने भी स्लैब्स हैं, जितने भी क्या हैं स्लैब हैं, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में एरिया हम लोग सेम लेते हैं बेटा ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन की लेंथ हम लोग सेम लेते हैं, क्या लेंगे, लेंथ की वैल्यू हम लोग यहाँ पे फिलहाल सेम लेते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग यहाँ वेरी कराएंगे, किसको वेरी कराएंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को वेरी कराएंगे। तो बना लेते हैं ऐसे, लेंथ आप आइडेंटिकल मान लीजिएगा, ठीक है। कंडीशन क्या है, सभी के लेंथ हमने सपोज दैट एल है, थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 K3, यहाँ पे टर्मिनल के जो टेम्परेचर होंगे ना सेम सेम रहेंगे, टेम्परेचर भी हमारा क्या रहेगा सेम, सारे एक पॉइंट से कनेक्ट हो रहे हैं तो सबके टेम्परेचर फ्री एंड का क्या रहेगा सेम रहेगा बेटा। लेंथ सेम हो गया, एरिया का सेक्शन सपोज दैट A1 है, इसका A2 है और इसका हमने A3 ले लिया। याद करो पीछे वाले में कंडीशन होता था हम लोग का, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट यानी हीट करंट सेम था, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे तो सभी का पोटेंशियल यानी टेम्परेचर डिफरेंस सेम सेम होगा। यहाँ भाई सबका टेम्परेचर θ1 θ2 है तो डिफरेंस कितना आएगा बेटा, θ1 माइनस θ2, डिफरेंस उतना बनेगा ना। तो उस केस में क्या होता है, आप अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी आपको याद होगी तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब निकालते थे तो उस केस में रेसिप्रोकल सम के बराबर होता था, 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, याद आ रहा है कुछ। तो ऐसे यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट जब रेजिस्टेंस निकालेंगे तो उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू 1/r, अगर एक R1 है दूसरे का R2 है तीसरे का R3 है तो 1/r1 + 1/r2 + 1/r3,
और अगर ऐसे ऐसे मान लो आपने n स्लैब लगाया, कितने स्लैब लगा दिया, अगर मान लो 3 के बजाय आपने n स्लैब लगा दिया, कितने स्लैब लगा दिया बेटा, n लगा दिया हमने, मान लो इसको A3 ले लिया, ऐसे डॉट 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 कर लो यार, एक स्लैब और जोड़ लो, इसको मान लो n है, इसकी वैल्यू kn हो गया, लेंथ आपका वही रहेगा, और इसको an ले रहे हैं हम लोग, कितना ले रहे हैं, n स्लैब। इस टाइप के अगर n स्लैब को आपने कनेक्ट किया तो जिस तरह से वहां पे n के टर्म में मिला था यहाँ भी n के टर्म में मिल जाएगा। तो डायग्राम बनाइए, तो स्टेटमेंट थोड़ा लिखवाएं, जल्दी करिए। कल बेट का दोनों पीरियड फिजिक्स का ही होगा, 20 है ना, नहीं 20 है ना कल डेट, कल फर्स्ट सेकेंड दोनों लेक्चर फिजिक्स का ही रहेगा, थोड़ा सा पढ़ के और खा के आइएगा, है ना, हाँ बेहोश नहीं होइएगा, ठीक। चलिए कल दोनों सर नहीं रहेंगे, दोनों लोग बाहर हैं, ठीक। तो और लास्ट में 1-2 दिन हम भी नहीं रहेंगे। उड़ा के पढ़ाने वाला नहीं है ना, थ्योरेटिकल है तो थोड़ा फास्ट हो जाता है, यहाँ पे अगर पास कर देंगे तो सब गायब हो जाएगा। चलो देखो बन गया बेटा, लिख लिए 2 लाइन, लिखिए। इफ n slabs each of length L and areas A1 A2 A3 dot 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 AN, एरियाज A1 A2 कामा कहते जाइएगा, A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ठीक, and their thermal conductivities are K1 K2 K3, thermal conductivities are K1 K2 K3 dot 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 Kn, K1 K2 K3 dot 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 Kn are connected in किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन, are connected in parallel combination, then अब पहला लिखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं बेटा, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक, 1/RP की जो वैल्यू होगी बेटा, कितना आता है जी, रेसिप्रोकल सम होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट 1/RN के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर 2 स्लैब हो तो, अगर 2 ही स्लैब्स होते तो R1 R2 अपान R1 प्लस R2, ठीक, 2 नहीं लगेगा बेटा, फॉर 2 स्लैब्स, अगर 2 ही स्लैब्स हम लोग ले रहे हैं, 2 स्लैब होता तो R पैक इक्विवेलेंट जो आएगा वो R1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, एलसीएम R1 R2, और रिवर्स करेंगे तो R1 R2 ऊपर हो जाएगा, R1 R2 अपान R1 प्लस R2, तो R1 R2 अपान R1 प्लस R2। एक चीज और याद रख लीजिएगा, वहां पे कैलकुलेटिव भी काम आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट वैल्यू जो होती है बेटा, वो लार्जेस्ट जो भी हमारा रेजिस्टेंस है, यानी जो भी थर्मल रेजिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, उससे भी क्या लार्जर मिलेगा सीरीज में सबसे बड़े वाले से भी बड़ा मिलेगा, पैरेलल में सबसे छोटे वाले से भी क्या मिलेगा, छोटा, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आपका रेजिस्टेंस का होगा किसी स्लैब का, उससे भी क्या मिलेगा, स्मॉलर मिलेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में सबसे लार्जेस्ट वाले से भी क्या लार्ज, और पैरेलल में सबसे स्मॉलेस्ट वाले से भी क्या स्मॉल। जैसे आपको एग्जांपल ले लें, मान लो R1 की वैल्यू 2 है, R2 की वैल्यू 4 है, R3 की वैल्यू 8 है। अगर हम इसको सीरीज में जोड़ेंगे तो सीरीज में कितना आएगा, 2 + 4 + 8 कितना आ गया बेटा 14, और इसी को पैरेलल में जोड़ोगे तो 1/RP करेंगे
1/2 प्लस 1/4 प्लस 1 कितना 8। एलसीएम क्या आएगा बेटा 8। देखो 4 प्लस 2 प्लस 1, ये 1/RP है ना। आरपी जब निकालोगे तो 8 कितना आएगा 4 3 7 डिवाइड करेंगे तो 1.1 और बचा आपका 3 हो जाएगा। ठीक, तो 4 1 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 1/4। ठीक, तो वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या था 2 था, पैरेलल का 2 से भी स्मॉलर है और सीरीज का सबसे लार्जेस्ट 8 था, 8 से भी कैसा है लार्जर है। तो सेम कॉन्सेप्ट जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में होता है वही आपका यहाँ थर्मल रेजिस्टेंस में भी हम लोग बात करते हैं। यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा सीरीज में लार्जेस्ट वाले से भी लार्जर, पैरेलल में स्मॉलेस्ट वाले से भी स्मॉलर। तो कभी कॉम्बिनेशन निकालते समय अगर इक्विवेलेंट वैल्यू में कंफ्यूजन हो तो चेक कर लिया करिए। अगर सीरीज में है तो कभी भी क्या सबसे बड़े से भी क्या होगा हमेशा बड़ा आना चाहिए, अगर छोटा आ रहा है या बीच में आ रहा है तो आपका रॉन्ग है कहीं ना कहीं। और पैरेलल में है तो सबसे स्मॉलेस्ट से भी क्या आना चाहिए स्मॉल। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे डिजाइन होते हैं एग्जाम में जो अगर 2 पॉइंट आप याद रखते हैं तो भी उसका आंसर डायरेक्ट आपको मिल जाता है। ठीक, लेकिन उस समय सेटिंग आपको करने आता हो तो ठीक है। चलिए, तो आर की वैल्यू हो जाएगी R1 R2 अपान R1 प्लस क्या हो जाएगा R2 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट हम लोग निकाल लेते हैं बेटा। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन आपका आता है अब हीट करंट। जब हीट करंट की बात करेंगे तो अब की बार जो करंट की वैल्यू होगी, ये तो हो गया रेजिस्टेंस की वैल्यू, हीट करंट जो H होगा वो सभी में सेम या डिफरेंट डिफरेंट बेटा। अब की बार पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो करंट की वैल्यू आपकी डिफरेंट होगी अगर स्लैब्स आपके उनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और के की वैल्यू अलग अलग है तो। ठीक, अगर स्लैब्स और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा तो हीट करंट सभी में तो आपस में बराबर होगा, लेकिन उन सभी का सम टोटल एक्सटर्नल करंट के क्या हो जाएगा इक्वल होगा। ठीक, तो लिख लीजिएगा। हो गया बेटा। देखिए हीट करंट ये नोट कर लिया इतना, सेकेंड पॉइंट कर उसमें हीट करंट। the value of heat current, the value of heat current in each slab will be different in each slab will be different and the net heat current will be sum of heat current through individual slabs, will be sum of heat current through individual slabs। देखो हीट करंट हम लोग लिखा था H इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा अपान एल। ठीक, तो यहाँ पे जब आप लेंगे बेटा तो अगर आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर रहे हैं तो देखो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो सभी का क्या करेगा ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सभी का ऐड होगा, लेंथ सारे में आपका सेम सेम है। तो यहाँ से हीट करंट जो हम लोग लिखेंगे बेटा हीट करंट H की जो वैल्यू आएगी H1 प्लस H2 प्लस H3 डॉट 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 HN के बराबर होगा। और हीट करंट के लिए फार्मूला आपने लिखा था के ए डेल्टा थीटा अपान एल। तो पहला वाला जो आपने टोटल स्लैब आपने लिया, अगर टोटल स्लैब हमने कितना n स्लैब्स लिया है, टोटल एरिया K1 K2 K3 डॉट 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 Kn होगा और लेंथ तो सभी का सेम सेम है। ठीक है, और A की वैल्यू K1 K2 K3 एंड सो ऑन है। अगर इक्विवेलेंट वैल्यू हमने K मान लिया, Kp से दिखा दिया, पैरेलल में ले रहे हैं तो उसे किससे दिखा दे हम लोग Kp से अगर रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो इक्विवेलेंट वैल्यू अगर हमारा Kp है तो उस कंडीशन में क्या आएगा Kp इंटू क्या यहाँ पे नेट एरिया हो जाएगा, सॉरी नेट जो एरिया होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 AN। ठीक, K इंटू A इंटू डेल्टा थीटा की वैल्यू हो जाएगी θ1 माइनस
थीटा 2 अपान एल, ये एच की वैल्यू हो गई, जो इक्विवेलेंट आपका है एच पी की वैल्यू होगी टोटल, इक्वल टू पहले वाले लिखेंगे K1 इंटू A1 इंटू थीटा 1 माइनस थीटा, टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम है ना, एल की वैल्यू भी सेम है बेटा, एल की वैल्यू भी सभी में क्या है सेम, प्लस K2 इंटू A2 थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपान एल, प्लस K3 इंटू A3 थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई एल, प्लस डॉट 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 Kn An थीटा 1 माइनस, टेम्परेचर डिफरेंस वही है बेटा, टेम्परेचर डिफरेंस और लेंथ सेम सेम है, वो सभी के लिए सेम रहेंगे। ठीक, कॉमन कुछ होगा इधर से, थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपान एल सभी में कॉमन है, यहाँ भी थीटा 1 अपान थीटा 2 बाई एल कॉमन है, दोनों साइड से बेटा थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई एल क्या होगा, कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, होगा। अभी बाद में लिखना बेटा, अभी बाद में लिखना, तो वाई छोड़ देंगे। ठीक, पहले समझ लो, है ना। तो उस केस में थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई एल क्या रहेगा, सभी के लिए सेम है दोनों साइड से, तो कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, बचेगा देखो यहाँ पे क्या, Kp ब्रैकेट में A1 प्लस A2 प्लस कितना A3 प्लस डॉट 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 An इक्वल टू, इधर क्या बच रहा है बेटा, K1 A1 K2 A2 K3 A3 Kn An, यही बचा ना। हमें चाहिए था Kp की वैल्यू चाहिए थी बेटा, तो Kp इक्वल टू हो जाएगा K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 A3 प्लस डॉट डॉट Kn An अपान कितना A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 An। ये बेसिक फार्मूला आपका बन गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी। अब यहाँ पे भी हम लोग लेते हैं कि अगर जो स्लैब हैं उन सभी के लिए किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू सेम सेम हो, यानी कि एरिया क्रॉस सेक्शन अगर सारे स्लैब का कैसा हो, इक्वल हो, स्लैब की एरिया कैसा है आपका बेटा सेम सेम हो, तब क्या होगा, और सारे स्लैब की क्या एरिया सेम हो गया, तब कैसे निकालेंगे, दो स्लैब की कंडीशन होती कि अब तब क्या निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला पॉइंट, इफ एरिया ऑफ all slabs are equal, all slabs are कैसा इक्वल, ये ऑल स्लैब है बेटा, ऑल स्लैब्स आर इक्वल, जब इक्वल होगा तो यहाँ से ए कॉमन होगा बेटा, और नीचे भी ए का है, ए कितनी बार है n बार है, तो ऊपर हो जाए Kp इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस कितना Kn अपान टोटल कितने स्लैब होंगे n, तो n बाई में आ जाएगा n। अगर दो ही स्लैब हो, फॉर टू स्लैब्स ऑफ इक्वल एरिया, ऑफ इक्वल एरिया, तो दो ही स्लैब होगा तो n की जगह कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, तो Kp की वैल्यू आ जाएगी K1 प्लस K2 बाई कितना Kp K1 प्लस K2 बाई 2 हो जाता है बेटा, K1 प्लस K2 बाई 2। अब आप नोट कर लो, किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो भैया, अगर किसी को कोई पॉइंट ना क्लियर हुआ हो तो पूछ लीजिए। ठीक, थोड़ा सा क्या लिखने की अब स्पीड बोल देते हैं साहब, डायरेक्ट फार्मूले पे बनेगा, इसमें कुछ बदलता नहीं है, डाटा रखिए आंसर मिल जाएंगे। क्या लिखेंगे, कठिन नहीं है, लेकिन जब पढ़े रहेंगे तब ना। सेम कॉन्सेप्ट वही है जो वहाँ पे करते थे, वहाँ वाला बार बार पढ़ते हैं, यहाँ वाला एक बार पढ़ते हैं, इसलिए नहीं मन करता है। और करते समय बेटा थोड़ा सा आप देख लिया करिए सिलेबस, बहुत सारी चीज़ें सिलेबस से हटा दी गई हैं, जो हटा दी गई है उसको पढ़ाई नहीं गई है, इसीलिए
तो सिलेबस में सर रेफ्रिजरेटर पढ़ाना था, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको जो हमने भेजा था क्वेश्चन अगर देखा होगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहे होंगे, क्योंकि वो कंबाइंड पहले का ही, ठीक है। तो उस केस में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे। रीजन क्या है कि वो अब हटा दिए गए हैं, तो जितना आपको पूछा जा रहा है वो पढ़ा दिया गया है। जो जहाँ से नहीं क्वेश्चन अब हटा दिया गया, डिलीट कर दिया सिलेबस से, वो चीज़ें आपको नहीं पढ़ाएगी, क्योंकि टाइम का भी थोड़ा फैक्टर है। नहीं, पढ़ाने से नुकसान नहीं है बेटा, लेकिन समय होना चाहिए ना। बहुत सारी चीज़ें सिलेबस से हटा दी गई, फिर भी रिलेट करके क्वेश्चन बनता है, लेकिन वही है कि उसके लिए भी टाइम होना चाहिए। जल्दी करो बेटा। जिनका साइन नहीं हुआ बेटा कर दीजिए। साइन किसे बचा है, उधर उधर पास कर दो बेटा। सटरडे न्यूज वाले आपका फोटो लेने आए थे, आप लोग आए ही नहीं थे। हाँ, क्यों बताओ। वो भी सोचे होंगे कि बच्चे सब बड़े रेगुलर रहते हैं। हाँ, हो गया। चलिए बेटा, इसे पे ऐसा समझ लीजिए, लिखने की बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है। एक आपने इंजन हॉज एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, अगर इस यूनिट को पढ़ा होगा, इंजन हॉज एक्सपेरिमेंट सुना है, लग रहा था सुने थे ना। क्या था ये नहीं पता रखते हम लोग, ठीक। देखो इंजन हॉज एक्सपेरिमेंट में क्या था बेटा, एक चैम्बर बनाते हैं, उसमें क्या हॉट वाटर रखा, हॉट वाटर ले कोई भी हॉट आइटम जो भी लिक्विड है फिल कर दिया जाता है, और उसमें से रॉड्स, डिफरेंट मेटल के रॉड कनेक्ट होते हैं, उन मेटल के स्लैब, मेटल्स पे आपका क्या वैक्सिंग होती है, ठीक है। उसके ऊपर क्या कर देते हैं, वैक्सिंग कर देते हैं। तब जब उसमें हम लोग जैसे मान लो हॉट चैम्बर है, अच्छा देख लीजिए आएगा तो ध्यान रखेंगे। मान लो एक चैम्बर, कैसे दिखाएं यार, रुक जाओ, चैम्बर सही नहीं बना यार। बार बार डिस्कशन हो जाएगी। इधर वाला जो पोर्शन है ये पॉलिश्ड है, ऊपर से फ्री है। इधर से इसमें क्या कर दिया गया, कोई बेटा अलग अलग रॉड हम लोगों ने लगा लिए। अब ऐसे करेंगे 3D आपको यहाँ बनेगा नहीं, हम ऐसे दिखा दे रहे हैं। मान लो एक रॉड इस मेटल का बनाया, दूसरा रॉड
3 पे ही समय लेते बेटा, ये है ठीक। इसके अंदर कोई हॉट लिक्विड भरा हुआ है, गर्म पानी या कुछ भी ले लो, समथिंग ठीक। इनके ऊपर वैक्स की कोटिंग कर दिया, किसकी? वैक्स की कोटिंग कर दिया बेटा। जब इसमें इसको इंसर्ट करेंगे ना, तो जो वैक्स होगा वो मेल्ट करना शुरू करेगा। क्या करना शुरू करेगा? मेल्ट करना शुरू करेगा। हमने सपोज किया यहाँ पे अभी जो वैक्स बचा हुआ है, इतना पोर्शन बचा हुआ है ठीक। इस वाले में जो वैक्स बचा हुआ है वो इतना बचा हुआ है, इस वाले में जो वैक्स बचा हुआ है ये इतना बचा हुआ। यहाँ पे जो मेल्टेड लेंथ है, मान लो ये L1 है, यहाँ का मेल्टेड लेंथ L2 है और यहाँ का मेल्टेड लेंथ L3 है। अगर इनकी कंडक्टिविटी K1 है, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका K1 है, इसका K2 है और इसका कितना है? K3 है। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे बोला था कि जिसकी कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी बेटा, उसका पोर्शन जो वैक्स का होगा उतना ज़्यादा मेल्ट करेगा। ये बताओ इसमें ऊपर वाले रॉड में सबसे ज़्यादा मेल्टेड है कि नीचे वाले में? भाई इधर से मेल्ट होते हुए आ रहा ना, तो मेल्टेड पोर्शन सबसे ज़्यादा किसमें है? नीचे वाले में, और सबसे कम किसमें है? ऊपर वाले में है। तो इन्होंने कंडक्टिविटी को इस मेल्टेड लेंथ के बेस पे क्या किया था? कंपेयर किया था कि K1 to K2 to K3 इक्वल टू L1 स्क्वायर to L2 स्क्वायर to L3 स्क्वायर। इन्होंने कहा किसी भी मेटल की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है ठीक, उसके मेल्टेड लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना पोर्शन मेल्ट करेगा उसके लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, खाली लेंथ के नहीं, लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं इंजन हॉर्ज एक्सपेरिमेंट। चाहे नाम लिख के ऐसे फोटो बना के इतना कर ले, उससे ज्यादा कुछ पूछा कभी गया तो और कुछ नहीं पूछा जाना है। देखिए इंगन, INGAN इंगन, कुछ लोग इंगन पढ़ते, कोई लोग इंजन पढ़ते, जो भी पढ़ लो। INGEN इंजन डैश हॉज HAUZ, हॉज HAUZ, इंजन हॉज एक्सपेरिमेंट, इंजन हॉज एक्सपेरिमेंट हो गया, इंजन हॉज एक्सपेरिमेंट। तो ये कंडीशन आपका होता है। इसमें जो फिल्ड किया है बेटा ये हॉट वाटर है। क्या भरा है इसमें? हॉट वाटर है। जब इसमें गर्म पानी भरते हैं तो इसमें जो हमारा वैक्स होता है ठीक है, वैक्स की जिसकी कोटिंग होती है वो बेटा मेल्ट करना शुरू करता है। ये जो वैक्स है ना, ये मान लो हमने ले लिया, क्या है बेटा? वैक्स। वैक्स जो होता है वो मेल्ट करना स्टार्ट करता है जब उसको हॉट वाटर में क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे तो ठीक। तो उसमें उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो मेल्टेड लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली क्या होता है? प्रोपोर्शनल। जिस मेटल की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी वो जिसमें से ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगा तो ज़्यादा मेल्ट कराएगा, जिससे कंडक्टिविटी कम होगी वहां से हीट कम ट्रांसफर होगा तो कम क्या होगा? मेल्टिंग आपकी होगी। हो गया? यहीं पे लिख लेते हैं, यानी कि थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टेड लेंथ, मेल्टेड लेंथ का स्क्वायर ठीक, यानी K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर ठीक, दैट इज K1 to K2 to K3 इक्वल टू L1 स्क्वायर to L2 स्क्वायर to L3 स्क्वायर ठीक। तो K जो आपका होता है L स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन आप ध्यान रखना मेल्टेड लेंथ है, बचा हुआ लेंथ नहीं ठीक।
इसी तरह सीरियली एक्सपेरिमेंट भी बनता है, पुटअप नहीं होता है तो इसलिए। वहाँ जो हीट फ्लो होता है बेटा ना, उसको कि ये θ1 माइनस θ2 इंटू टी बाई एल के प्रोपोर्शनलिटी के टर्म में लेते हैं। मतलब हीट जो ट्रांसफर होगा सेयर एक्सपेरिमेंट में, वो जितना थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उससे क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। जितने ज़्यादा टाइम तक हीट फ्लो कराएंगे उसके डायरेक्ट के प्रोपोर्शन होता है, उसी के बेस पर दिया गया था। लिखा दें, कहीं पुटअप हुआ नहीं है फिलहाल, कहिए तो लिखा दें। इंडियन हाउस में उससे तो नहीं पूछा जाना, और कुछ नहीं पूछा जाना है, हो गया। जिन एरिया में बेटा टेम्परेचर बहुत बिलो हो जाता है ठंडक के टाइम पे, जैसे मान लो लेक वगैरह कोई है, कोई झील है, उसमें जो आइस बनता है, आप दोनों देवियाँ खड़ी हो जाओ। अभी गायब थी कुछ दिन, क्या हो गया था? ज्यादा? अच्छा ठीक है। अभी चलो, छोटा है बड़ा? अच्छा भाई तुम्हारा भाई है? अच्छा अच्छा, तो उसका तो पता चला था। फिर है आराम? चलो ठीक है। हाँ बताओ आप दोनों लोग, जो आपका ग्रोथ आपका होगा, ठीक, जैसे मान लो कोई लेक है, लेक में अगर आपको ठंडा के टाइम में आइस का जो क्या होता है, आइस फॉर्मेशन होता है, वो सरफेस पे, फ्री सरफेस पे होता है कि डीप में होता है उसके, मतलब अंदर से होता है कि ऊपर सरफेस से जमना शुरू होता है? पानी कहाँ जमना शुरू होता है, ऊपर फ्री सरफेस पे या सबसे बॉटम पे? कहाँ पे? फ्री सरफेस पे, ठीक। तो जो हमारा बेटा टेम्परेचर जब आपका फॉल करता है, तो उस केस में कहीं भी हो आइस, कहीं भी अगर वो हो रहा है, तो कहाँ से, फ्री सरफेस से आपका क्या करेगा, वो आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है। कहाँ से? फ्री सरफेस से आइस में होना क्या होगा, वो कन्वर्ट होना का स्टार्ट होता है। तो फ्री सरफेस से उसका कन्वर्जन आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर लॉस हमारा कहाँ, क्योंकि एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में फ्री सरफेस है ना, इसीलिए आप देखते होंगे कि ठंडा के टाइम पे जो कैसे होते हैं, एक्वेटिक एनिमल होते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, डीप में, नीचे चले जाते हैं, ठीक है। तो नीचे जाने का रीजन वही होता है क्योंकि नीचे टेम्परेचर जो होता है बहुत चेंज नहीं होता है, जबकि अपर सरफेस का टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा क्या ठंडा होता है। अगर किसी ने ठंडा के टाइम में नदियों में नहाया है, कोई नहाया ठंडा के टाइम में? गंगा जी नहीं गए? अभी लग रहा है कौन सा मेला, माघ मेला, हाँ ठीक, महाकुंभ में जाइए, डुबकी लगा के आइए, ठीक। तो उस केस में जो होता है, ठंडा के टाइम पे ऊपर वाली जो लेयर होती है, वो जैसे आप घुसते हो ना, ज्यादा ठंडा फील होता है, और जब आप अंदर चले जाते हो तो रिलेटिवली कम होता है, ठीक। तो उसका रीजन आपका वही होता है कि जो सरफेस फ्री है एटमॉस्फेयर के, वहाँ टेम्परेचर फॉल तेजी से होगा, जो नीचे होगा वो टेम्परेचर उतना फॉल नहीं करता है, ठीक। तो उसी के बेस पे दिया जाता है कि आपका जो ग्रोथ होता है इसका, इसीलिए अपर सरफेस से हमारा क्या होता है, जमना शुरू होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर आपका लो होता है, वहां से हीट लॉस जो भी है क्विकली होगा और वहां से फ्रीज होना आपका स्टार्ट होता है, ठीक। तो ये तो चीजें आपकी हो गई। नेक्स्ट आप हेडिंग करेंगे बेटा, ये तो कंडक्शन की हमारी कहानियां हो गई, ढेर सारी चीजें आपको बताई गई, ठीक। बोर्ड में ज्यादातर हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंडक्शन का मेथड क्या है, और थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन है वहां पे, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा, कंडक्शन हो गया था। नेक्स्ट हेडिंग करो कन्वेक्शन, हेडिंग करिए कन्वेक्शन। कन्वेक्शन, इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती क्या नहीं बेटा, बाय कन्वेक्शन, कन्वेक्शन मेथड में मीडियम की नीड होती या नहीं, इस मेथड में मीडियम की रिक्वायरमेंट होता है या नहीं, हाँ कितने लोग कह रहे हैं होता है? मीडियम पार्टिकल मोशन करते हैं या रेस्ट में रहते हैं? हाँ मतलब यहाँ पे जब भी हीट का ट्रांसफर होता है बेटा कन्वेक्शन मेथड से, तो मीडियम की रिक्वायरमेंट है, मीडियम पार्टिकल भी क्या करते हैं, सेल्फ मूव करके वन प्लेस टू अदर प्लेस हीट को ट्रांसफर करते हैं,
वन प्लेस टू अदर प्लेस हीट को ट्रांसफर करते हैं, इसीलिए कहा जाता है कन्वेक्शन मेथड से सॉलिड में आपका हीट ट्रांसफर नहीं होता है। किसमें पाया जाएगा? लिक्विड एंड गैसेज में। ठीक, लिक्विड एंड किसमें? गैसेज में, वो भी क्विकली जो होता है वो गैसेज फेज में पाया जाता है। तो लिखिएगा फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय दिस मेथड, फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय दिस मेथड, फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय दिस मेथड medium will be needed, मीडियम विल बी नीडेड। मीडियम की क्या होती है बेटा? रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम विल बी नीडेड। ठीक, एंड मीडियम पार्टिकल ठीक will be migrate, medium particle will be migrate during transfer of heat, during transfer of heat, during transfer of heat। ठीक है, it mainly takes place in gases, इसमें सबसे आसानी से पाया जाता है बेटा, मेनली टेक्स प्लेस इन गैसेस बट आल्सो ठीक, बट क्या लिखा? आल्सो टेक्स प्लेस इन लिक्विड, टेक्स प्लेस इन लिक्विड बट नॉट इन सॉलिड। लेकिन सॉलिड में किस मेथड से? कन्वेक्शन मेथड से हीट का ट्रांसफर नहीं होता बेटा, सॉलिड स्टेट में कन्वेक्शन मेथड से हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक, लिक्विड बट नॉट इन सॉलिड। हो गया? तो इससे हम लोग लिक्विड में एंड गैसेस में कन्वेक्शन मेथड, वो भी लिक्विड में जनरली तब होता है जब सर्कुलेशन शुरू हो जाए। जैसे पानी आप रखो बर्तन में किसी, जब बर्नर पे आप रखते हो ना तो हीट होना स्टार्ट करता है बेटा। जैसे हीट होता है तुरंत आपका कन्वेक्शन मेथड स्टार्ट नहीं होता है। जब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, आप देखो नीचे से जो हीटेड मॉलिक्यूल होते हैं कहाँ आते हैं? ऊपर, और जो कोल्ड मॉलिक्यूल होते हैं कहाँ शिफ्ट होते हैं? नीचे। तब सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, तब वो कंडीशन आपकी होती है कन्वेक्शन की। क्या होगी? कन्वेक्शन। अगर स्लोली बर्नर पे आप ज्यादा अमाउंट में रख दिया तो उस कंडीशन में स्टार्टिंग कन्वेक्शन नहीं होगा, तब पहले कंडक्शन होता है, फिर हमारा क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है कन्वेक्शन में। ठीक है, तो ये केस आपका होता है, इसीलिए कहा जाता है गैसेज में जो होता है वो कन्वेक्शन से मेनली पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है, बट सॉलिड में आपका कन्वेक्शन मेथड से हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। याद आएगा? तो ये केस आपका होता है। यहाँ से बेटा हम लोग दिखा देते हैं क्या होगा, कैसे होगा। ठीक, अब हीट की जो ट्रांसफर हो रही है बेटा, कन्वेक्शन मेथड से जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक, तो उस केस में किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा? जैसे हम लोगों ने हीट ट्रांसफर वहां पढ़ा था, Q/T इक्वल टू कितना, किस पे? टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका होता था। ऐसे यहाँ पे भी टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। भाई जैसे मान लो पानी आपका है, अब हीट को ट्रांसफर करना है, गैस में हो चाहे वो लिक्विड में हो, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जैसे मान लो आपने गैस यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है तो किधर जाएगा? एनर्जी गेन करके किधर जाता है? लो टेम्परेचर की तरफ। ठीक, इसीलिए आप देखते होंगे हॉट एयर जो होता है या हॉट बैलून कहाँ जाते हैं? ठीक, कहाँ ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं जी? अभी देखो दीपावली में बहुत सारे लोगों ने क्या हॉट बैलून छोड़ते हैं। ठीक है, कुछ लोग का तो ऊपर चला जाता है, कुछ लोग का कहाँ रह जाता है? नीचे ही रह जाता है। ठीक, तो कंडीशन क्या होता है कि जो वहां पे एयर वार्म अप होता है, गर्म होता है, तो अंदर का क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा तो गैसेस बाहर रिलीज होती है, तो वहां पे क्या होगा? वेट लाइट हो जाता है, हल्का हो जाता है, इसलिए कहाँ जाता है? वो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक, तो कंडीशन आपका जो भी है, जो शिफ्टिंग आपकी हो रही है, इसका मतलब हायर टेम्परेचर से किधर की तरफ? लोअर की तरफ आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो इस मेथड का यूज जो होता है, हम लोग मेनली गैसेज या लिक्विड में बात करते हैं बेटा। किसमें? गैसेज फेज और लिक्विड फेज में हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। तो लिखिएगा, अब दो चीजें होती हैं, एक नेचुरल कन्वेक्शन होता है और एक फोर्स्ड कन्वेक्शन होता है। नेचुरल का मतलब जो खुद आपका टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आपका हो रहा है या डेंसिटी डिफरेंस की वजह से आपका हो रहा है, तो कंडीशन आपका हो गया नेचुरल का।
और एक होता है कि वो हम लोग जबरदस्ती जैसे किसी चीज़ को कराया जाए तो कहलाता है हमारा फोर्स्ड कन्वेक्शन कहलाता है। तो जनरली हम लोग जो ज़्यादा स्टडी करते हैं वो नेचुरल कन्वेक्शन की बात करते हैं। तो लिख लीजिएगा, क्या लिखा बेटा? कॉल्ड कन्वेक्शन लिख लिया है? क्या लिखा, स्टेटमेंट लिखा दिया कि नहीं? लिख लिया, लिखिएगा। कन्वेक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप में बांट लेते हैं। पहला लिखिएगा नेचुरल कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन कौन सा बेटा? नेचुरल कन्वेक्शन। देखिएगा, दिस arises due to difference of densities of two places, difference of densities at two places and is a consequence consequence of ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी इफेक्ट यहाँ पे काम करता है बेटा। कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्रेविटी बिकॉज ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेविटी द हॉट लाइट पार्टिकल्स, जो गर्म हल्के पार्टिकल्स होंगे, द हॉट लाइट पार्टिकल्स राइज अप, ऊपर जाते हैं, राइज अप, एंड कोल्ड हैवी पार्टिकल्स, हॉट लाइट गरम हल्के, हॉट लाइट पार्टिकल्स राइज अप, कहाँ जाएंगे? ऊपर। इसलिए आप देखते होंगे घर में हम लोग वेंटिलेटर या एग्जॉस्ट कहाँ लगाया जाता है? बेस में के ऊपर? कहाँ लगाते जी? एग्जॉस्ट जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं वो कहाँ पे लगाते हैं? नीचे के ऊपर? ऊपर। क्यों? क्योंकि जो गर्म हवाएं होती कहाँ जाती हैं? ऊपर शिफ्ट होती हैं। तो उसी को एलिमिनेट क्या एग्जिस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एग्जॉस्ट लगाते हैं। तो कहाँ लगाया जाता है? इसलिए ऊपर लगाया जाता है बेटा। ठीक, तो क्या लिखा है बेटा? हॉट लाइट पार्टिकल्स राइज अप एंड कोल्ड हैवी पार्टिकल्स सेटिंग डाउन। कोल्ड हैवी पार्टिकल्स सेटिंग डाउन। देखिए, it mostly occurs on heating a liquid. It mostly occurs on heating a liquid. लिक्विड को हीट करने पे मेनली क्या होता है आपका? पाया जाता है। It mostly occurs on heating a liquid. ठीक, या फ्लूइड, आप लिख लो फ्लूइड। लिक्विड, फ्लूइड में आप गैसेस भी ले लेंगे, लिक्विड और गैस कर लीजिए। हो गया? तो ये तो कहलाता है बेटा हमारा नेचुरल कन्वेक्शन, मतलब जो सेल्फ हो रहा है। दूसरा कर लीजिएगा फोर्स्ड कन्वेक्शन। टाइम जरा बता देना बेटा। हाँ, हो गया? चलिए तब कर लिखिएगा फोर्स्ड कन्वेक्शन। अब उस पर जो स्टेज कॉम्बिनेशन वगैरह आप कराएंगे बेटा, क्वेश्चंस का डालिएगा। ठीक, क्वेश्चन जो है आप कर डालिएगा, तो उसके बेस पे फिर बताते हैं। ठीक, ठीक है बेटा, फिर कर लीजिए। ये तो नेचुरल भी